देश है हमारा। जब ये स्वराज की बात करते थे, शराब की नहीं, झाड़ू की करते थे, दारू की नहीं, अन्ना के साथ थे, लालू के साथ नहीं, तब ये क्या कहते थे, आरोप लगने पर इस्तीफा दो। आप सिटिंग सीएम को जब जेल भेज रहे हैं तो सिटिंग सीएम को जेल नहीं भेज रहे, आप इस देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं। कि अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। शासन और दुशासन अगर वो गठबंधन में आए, मिट्टी चोरी करने लग जाए। ये रोहिंग्या क्या बोइंग में आते हैं उड़ करके इस देश के अंदर? कैसे आते हैं रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो? बॉर्डर से आते हैं। खाता कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का खाता कौन है? उन्हें वोट बैंक कौन बनाते हैं? उनको आधार कार्ड कौन देता है? आप बोलेंगे किसका वोट बैंक? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धारदार, सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और आपका स्वागत है ये देश है हमारा के आज के एडिशन में। करीब 90 दिन तक जेल में रहने के बाद दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आधी राहत यानी आधी बेल मिल गई है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। हालांकि शराब घोटाले की जांच सीबीआई भी कर रही है, जिसमें केजरीवाल को अब तक राहत नहीं मिली है, यानी जमानत के बावजूद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे जोरदार वार पलटवार किया और कहा कि बीजेपी अपना अहंकार खत्म करे और दूसरी पार्टियों के खिलाफ साजिश रचना बंद करे। तो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है, केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार इस बार मोदी 3.0 में क्या बड़ा मामला होगा? इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी और डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर भी जोरदार पॉलिटिकल घमासान छिड़ा हुआ है। तो आज इन्हीं तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। विधानसभा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद विपक्ष पूरे उत्साह में दिख रहा है। ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। वहीं शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आधी राहत मिल गई। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। हालांकि सीबीआई केस में 17 जुलाई को सुनवाई होगी, यानी कम से कम तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। दिलचस्प ये है कि इंडिया गठबंधन की साझेदार कांग्रेस भी जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। अगर वो नीति सही थी, उसको विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? इन सब नीतियों के द्वारा बड़े बड़े शराब कंपनियों को दिल्ली में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। केजरीवाल जी ने अगर काम पे ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली की दुर्दशा नहीं होती। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया और सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं। मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। हालांकि दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही ऑर्गेनाइजर में जनसंख्या असंतुलन को लेकर छपे लेख पर भी सियासी उबाल है,
जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध विस्थापन के चलते अब प्राकृतिक तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। एक श्रेणी उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल को मिली राहत क्या विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच जोरदार बहस। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं, यानी आज की बहस के मुद्दे क्या हैं? 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है केजरीवाल को मिली राहत विपक्ष के लिए क्या एक ऑक्सीजन का काम करेगी? क्या यह राहत एक ऑक्सीजन होगी समूचे विपक्ष के लिए? दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार पर किसकी नीयत में एक बड़ी खोट दिखाई दे रही है? और तीसरा बड़ा मुद्दा है जनसंख्या और रोजगार पर भ्रम कौन फैला रहा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है? यह तीसरा बड़ा मुद्दा है। आज आपका एक बार फिर अभिनंदन है, जोरदार तालियों से जनता जनार्दन का, मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन है। और मेरे साथ पैनल में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। संजीव झा है, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, नेता और प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, एनडीए के घटक दल है, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और राजकुमार भाटी है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। तो शुरुआत शहजाद तो आपसे करते हैं। आप कह रहे थे देखिए बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, लेकिन बेल तो मिल गई। चलिए आधे मामले में सही सीबीआई ने अरेस्ट अभी तक कर रखा है, लेकिन बेल तो मिली पीएमएलए के मामले में। देखिए तो ये तो राहत ही है और आपके लिए आफत है। देखिए, अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत मानने की प्रथा अगर किसी ने शुरू की है तो ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। तो इस लिहाज से अभी लालू जी 4-5 बार कन्विक्टेड है, इनके साथी है, वो भी बेल पर है और कहीं शादीवादी में भी जा रहे हैं। तो क्या वो दोष मुक्त हो गए? क्या मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है तो वो दोषी है क्या? सत्येंद्र जैन को तो बेल खारिज करके फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा, तो दोषी है क्या? विजय नायर, इनके साथी को बेल नहीं मिली है 1 साल से ज्यादा, वो दोषी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बेल खारिज की है। अच्छा, ये बेल देते वक्त, अंतरिम राहत देते वक्त, अंतरिम बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट का पैरा 85 पढ़ना बहुत जरूरी है। एज वी आर रिफरिंग, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, रिफरिंग द मैटर टू लार्जर बेंच, हम लार्जर बेंच को ये भेज रहे हैं। वी हैव टू डिस्पाइट आवर फाइंडिंग्स ऑन रीजंस टू बिलीव, मतलब हमें सबूत तो दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि हमने मामले को बड़े बेंच पे भेजा है इसीलिए अंतरिम बेल देनी ये अनिवार्यता बनती है और हम दे रहे हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को जब वो जेल में हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते। और इसका जवाब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, अभी कांग्रेस ही ने दिया। अभी बाकी सबको कन्विंस करने के बदले, भाजपा को कन्विंस करने के बदले आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए और अभिषेक दत्त को कन्विंस कीजिए कि अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि याद होगा आपको, जब रामलीला में पहले बैठते थे, जब ये स्वराज की बात करते थे, शराब की नहीं, झाड़ू की करते थे, दारू की नहीं, अन्ना के साथ थे, लालू के साथ नहीं, तब ये क्या कहते थे? आरोप लगने पर इस्तीफा दो। और यहां पर जब केवल और केवल आपका दोष मुक्त नहीं हो रहा है, केवल एक अंतरिम राहत मिल रही है, तो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार। संजीव झा, एक अंतरिम राहत हम इसको मान सकते हैं, लेकिन आपने तो झंडा उठा लिया, आपने बोला सत्य में विजय थे, लेकिन सच तो यह है कि अभी केस तो चल ही रहा है और अभी सीबीआई ने भी अरेस्ट कर ही रखा है। देखिए, एक कहावत है ना, कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। शत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये खुदा नहीं है। किसी ने लिखा है ना कि तेरे जुल्म का मैं खुलकर करूंगा मुखालफत, तू वक्त का तकनसी है, ये मुल्क का खुदा नहीं। हम गए थे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए, तो उसमें इंटरिम बेल मिली। दूसरी बात ये कहते हैं कि 2 साल से जांच हो रहा है, क्यों ट्रायल? अगर औकात और हिम्मत है तो ट्रायल शुरू कराओ, क्यों ट्रायल शुरू कराते? 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर चुके हैं, ये 1.5 साल से जांच हो रहा है। क्या कहा अरविंद जी के केस में? अगर मान लीजिए किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना होता तो पहले चार्जशीट में कर लेते। 6 चार्जशीट तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। जो ही चुनाव नजदीक आया, कहा यह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। महोदय, जांच को प्रभावित नहीं कर रहे थे, आपका चुनाव प्रभावित हो रहा था।
इसीलिए आपने लेकिन वो तो अरविंद बाहर भी केजरीवाल आए, को लेकिन दिया ना। साथ में से वो तो बाहर भी आए चुनाव के लिए, लेकिन साथ में से कितनी आई दिल्ली में आप लोगों की अलायंस के बाद? नहीं, इस बात पे आएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इनके तानाशाही का और अहंकार का। एक बात ठीक है, बताइए आप, लेकिन लोअर कोर्ट में बेल मिला, लेकिन अगर तानाशाही ये होती मैं नहीं तो कह रहा हूं। इंटरिम, अगर तानाशाही होती तो चुनाव के लिए अरविंद जी क्यों बाहर निकलते? 3 इकाई हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर। जी। आपने 2 को खत्म कर दिया, लेजिस्लेचर खत्म कर दिया, ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दिया। एक पांव के सहारे जनता कैसे चलेगा? तो तानाशाही की ब्यूरोक्रेसी में ला रहे हैं, तानाशाही लेजिस्लेचर लेकर आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जी जी जी, लोअर कोर्ट ने बेल दिया। लोअर कोर्ट में इनके एएसजी कहते हैं कि जांच एक कला है जिसमें लॉलीपॉप देना पड़ता है, लॉलीपॉप नहीं देंगे, बेल नहीं देंगे तो हमारे पक्ष में गवाह कैसे देगा? इनके एएसजी कह रहे हैं कि हमने लॉलीपॉप दिया तो वह गवाह हमारे पक्ष में गवाही दी। तो झूठ बोलना भी इनका एक कला है। सर ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कर रहे हैं ये बेल के मामले में लॉलीपॉप बीच में आ रहा है, ये तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। सिद्धार्थ पूनावाला, अब लॉलीपॉप किसको दे रहे हैं और किससे ले रहे हैं? दिल्ली की जनता को टोपी किसने पहनाया है वो तो पूरे दिल्ली को वासियों को समझ में आ रहा है कि पानी कभी मिलता नहीं और फिर पानी घुटनों तक और गर्दन तक आ जाता है और सरकार जेल से चल रही है। कहते थे कि हमने शायरी अच्छी की कि हम खुदा है, हम खुदा नहीं मानते। अब उन्होंने कहा कि हम अहंकारी है, तो बता दीजिए ये बयान किसने? और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर वैसे सुप्रिया जी क्या आप नहीं मानते, लेकिन इस मामले में पूरी मानते हैं। मैं आज भी नहीं मानता। हम सुनाएंगे अभी, हम भी सुनाएंगे अभी। अभी जी देखिए ये तरीका नहीं, आपको तरीका नहीं, आपने पॉइंट को रखा तो अब मैंने मुझे पॉइंट को बता बोला। दीजिए जी जी, कि या कांग्रेसी उस समय पर झूठ बोल रहे थे, या कांग्रेसी अहंकारी थे, या कांग्रेसी खुद को खुदा मान रहे थे। आज भी कांग्रेसी वही मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब ये मेरा कोई डॉक्टर्ड वीडियो सुना देंगे, सुनाइए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी थी, अच्छा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते वक्त क्या बोला था कि जेल का बदला वोट से देंगे, तो जनता ने तो दे दिया, 7 सीटों पर हरा दी। पर तो आखिरी बात, सर आखिरी बात, इन्होंने 2 बार इंटरप्ट किया, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं। आखिरी बात, बच्चों मैंने आपके सामने एक ही बात बोली थी, बाकी सब छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड दोषी, लॉयर बैठे हैं यहां पे, कन्विक्टेड और आरोपी में अंतर होता है ना मेरे भाई। और पहली बार कन्विक्शन पता है कब हुआ लालू जी का? 2013 में, जब इन लोगों की सरकार थी। अब इस पर एक बार बोल दे, एक बार संजीव झा जी, ये मोदी को गाली देंगे, ये भाजपा को गाली देंगे, पर लालू को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत घोटाले में आरोपी थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत घोटाले में आरोपी और कन्विक्ट थे। जरा इनको पूछिए, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? संजीव झा, दूसरी बात, दिल्ली की जनता ने 3 बार, अरे बताओ आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत घोटाला मान लिया, बंगारू लक्ष्मण का जवाब आप मांग रहे थे। दूसरी बात, दिल्ली की जनता, लालू भ्रष्टाचारी है कि नहीं है लालू यादव? 3 वो कोर्ट तय करेगा, हम तय करने वाले कौन होता है? मैं मानता हूं इनको ना तो कोर्ट पे भरोसा है, जी जी, ना ये कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, मानता हूं। लेकिन हम जनतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और कोर्ट को मानते हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 में तो ये लोकतंत्र, जब मुख्यमंत्री जेल में थे, जब मुख्यमंत्री जेल में है और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो लोकतंत्र की लाज रखी जा रही थी। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक बात बताइए, कोर्ट में बेल मिला, लोअर कोर्ट में बेल मिला। आप सीटिंग सीएम को जब जेल भेज रहे हैं तो सीटिंग सीएम को जेल नहीं भेज रहे, आप इस देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं। अगर देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस लोकतंत्र के साथ जेल में सीटिंग सीएम जेल में गया, स्वर्गीय जयललिता जेल में गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू जी जेल में गए, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, बात अलग है। लेकिन एक सेकेंड, अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। एक लोक लाज तो होती है। और मैंने ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने से भी पूछा कि भारतीय संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई आरोपी हो जाए या फिर तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बोला संविधान निर्माताओं को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई निर्लज भी आ जाएगा। ये अमित शाह ने बोला, मैंने नहीं बोला। अवनीश जी थोड़ा आप गूगल कर लीजिए जी, हमारे सभी एमएलए विधायक मंत्री को जोड़ लीजिए। 202 मैंने मुख्यमंत्री की बात करी सर, मैंने मुख्यमंत्री की बात करी। 202। एक बात बताइए, आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं ना,
202 FIR हमारे मंत्री एमएलए हो चुका है, हम सब इस्तीफा दे दिए होते। यही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, आप इनको सड़क पे लाना चाहते हैं, तो ये लेकिन एक बात शहजाद पूनावाला, ऑल सेड एंड डन, देखिए बेल इंटरिम बेल मिली है, लेकिन वो बेल मिली है। आतिशी कह रही है कि एक के बाद एक न्यायालय में बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। जो मंत्री हैं, हर न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है और आम आदमी पार्टी ने बकायदा ट्वीट करा और कहा सत्य में विजय थे, बीजेपी लाख षड्यंत्र कर रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल खड़ा है, डटा है और लड़ रहा है। अच्छा, अब मैं पहले इनके सवाल का और फिर 20 सेकंड में आपके सवाल बंगारू लक्ष्मण, बंगारू लक्ष्मण से ही शुरू करूंगा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बंगारू लक्ष्मण की कन्विक्शन हुई और अब मैं बोलूं कि बीच में बोलते रहना है। बंगारू लक्ष्मण की कन्विक्शन डेफिनेटली हुई। उन पे जब पहली बार आरोप लगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्षता से हटाया गया और निश्चित उनकी कन्विक्शन हुई। यह दिखाता है कि हम किसी भ्रष्टाचारी का समर्थन नहीं करते। लालू जी 4 बार कन्विक्ट हो चुके हैं, तब भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के और आम आदमी पार्टी आरजेडी के अलायंस पार्टनर है। और सबसे बड़ी बात, यह केजरीवाल जी का ट्वीट है, 2013 का ट्वीट सुनिए। लालू मेड करोड़ इन फॉर्डर स्कैम बट नो रिकवरी ऑफ द मनी, जस्ट 25 लाख फाइन और कुछ साल जेल में। क्या स्वीट डील है। आज वो अरविंद केजरीवाल दूरबीन से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो लालू, मुलायम, अखिलेश, राहुल, सोनिया को जेल भेजने की बात करते थे, आज उनके जेल जाने की बात छोड़िए, खुद जेल से सरकार चला रहे हैं। और दूसरी बात आपने कहा आतिशी जी का, विवेक जी मेरा और आपका तो मैंने आपसे कहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। आतिशी जी ने 2 महीने पहले आतिशी जी ने एक आरोप लगाया था कि हमारी पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। हमने बोला सबूत दीजिए। इन्होंने 1 साल पहले आरोप लगाया था 800 करोड़ का ऑडियो टेप है, हम ऑडियो टेप जारी कर देंगे कि भाजपा हमारी पार्टी तोड़ रही है। आज तक वो ऑडियो टेप क्यों जारी नहीं किया है? अगर उनके पास प्रमाण है तो क्यों नहीं किया है? इसका मतलब ये है कि केवल आरोप लगाना और हिट न करना। अरुण जेटली की माफी मांगी, गडकरी जी से माफी मांगी, ये आरोप लगाते हैं। शीला जी को क्या बोलते थे? जेल भेजेंगे। मैं जवाब देता हूं। शीला जी को जेल भेजने की बात करते थे। शीला जी करप्ट थे कि नहीं? मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल। आप लालू जी का मैंने बंगारू जी का जवाब दिया, लालू जी का जवाब दें। लालू जी का जवाब, लालू जी को बोलेंगे बाकी में लालू जी पर जवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए जवाब भाई, लालू जी पर जवाब मिले ना मिले, मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए। पॉइंट है आपकी बात। उन्होंने बंगारू लक्ष्मण में बोला, उन्होंने बंगारू लक्ष्मण में बोला, आपने सवाल पूछा, उन्होंने आप भी लालू पे कोर्ट करेगा भाई, हम कोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हमको क्या करने का? कोर्ट क्या करेगा? एक बात, कोर्ट क्या करेगा ना? कोर्ट ने तो सजा करी है। दूसरी बात एक सेकंड, पर कोर्ट से सजा याफ्ता है लालू यादव। आप कार चोर सुने होंगे, बाइक चोर सुने होंगे, पहली बार विधायक चोर, सांसद चोर, पहली बार आपने सुना विधायक चोर, पार्षद चोर, सांसद चोर। हमारे तो विधायक चोरी कर रहे हैं। पहली बार विधायक चोर देखा हमने, क्या गाना गा रहे थे? चोर देखा, क्या गाना गा रहे थे? चोर देखा हमने। देख भगवान, तेरी दिल्ली की क्या हालत हुई, कितना बदल गया इंसान, कितना देश ने तो जवाब दे दिया। मैंने तो केवल देश 400 पार से 240 में समेट दिया। मुझे भाटी जी की बात मैंने आपको बता दिया, बाकी मेहमान भी है, 3 मेहमान भी है। देखिए, विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी इंतजार कर रहे हैं और भाटी जी भी इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, ये गाना गाया जा रहा था कितना बदल गया इंसान, और क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सीजन में, यानी चुनावी सीजन में तो बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विषय पर नीयत में किसकी खोट दिखाई देती है पॉलिटिकली? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड में अडिग है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे? शहजाद पूनावाला ने गारंटी दे दी है अभी कि मैं किसी के बीच में बोलूंगा नहीं। बिल्कुल मैं पूरी उम्मीद करता हूं अपनी गारंटी का पालन करेंगे, क्योंकि इनकी गारंटी तो देते ही हैं। मतलब आप भी इनकी गारंटी को मानते हैं? मोदी की गारंटी पे विश्वास मत। पहला मोदी की गारंटी मानते हैं, इनको भी पता है अखिलेश अरविंद की गारंटी नहीं चल रही है। 2 वाक्य बजाना चाहिए, गारंटी को फॉलो तो करिए। राजकुमार भाटी की बारी है, प्लीज बोले। 2 वाक्य लालू जी के बारे में बोल दूं, क्योंकि उस पर बहुत चर्चा हो गई। लालू यादव जिस केस में उन्हें सजा हुई है, वो चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री होते थे उस पीरियड से शुरू हुआ था, और इसकी जांच के आदेश लालू यादव ने खुद दिए थे, और दोषी कोर्ट ने दिए हैं, तो उस पर हमें कोई सवाल नहीं करना। लेकिन यह भी सच्चाई है कि उसमें बाकी लोग बचा दिए गए, वरना उसमें जगन्नाथ मिश्रा को भी सजा होती, कई अधिकारियों को सजा होती, और अकेले लालू यादव को निशाना बनाया गया। उसका एक बड़ा कारण यह है
कि लालू यादव ने इस देश में सामाजिक न्याय की और पंथ निरपेक्षता की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। कोर्ट को जाति लालू यादव बीच में बोल रहे हो, कोर्ट को लालू यादव ने आडवाणी जब इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए रथ यात्रा लेकर चले थे, लालू यादव ही वो साहसी व्यक्ति था जिसने गिरफ्तार करके जेल में डाला था, इसलिए लालू यादव को निशाना बनाया जाता। अब मैं आता हूं भ्रष्टाचार पे। आपने सवाल पूछा भ्रष्टाचार पे। अगर पिछले 1 महीने के केवल हम अखबार उठा के पढ़ लें और मुख्य खबरें देख लें तो इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट इस देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं है। इनकी सरकारों ने जगह जगह घोटाले किए हैं, घपले किए हैं। इनका जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके नाम पे वोट हासिल करते रहे और भोले भाले लोगों की भावनाओं का दोहन करते रहे, उस राम मंदिर में भी इन्होंने महाघोटाले किए हैं। उसकी जमीन में भ्रष्टाचार हुआ है, लगातार खबरें आ रही हैं। अभी लेटेस्ट इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई है, उसे पढ़िए आप। इनके तमाम मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने, इनके अधिकारियों ने गरीब किसानों को ठग ठग कर राम के नाम पे वहां। मुझे तो अगर राम मंदिर में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, किसी दिन अगर भगवान राम आ गए इनसे हिसाब मांगने के लिए तो ये मुंह छिपाते फिरेंगे। शेदातपुरा वाला ये अयोध्या में जो सामने आ रही है चीजें, वाकई जी अमीश जी कृपया। बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय जो अयोध्या से आते हैं, उनकी पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं इनके लिए कि अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्मवेला में जहां तुम पाप धोते हो, अगर सरयू का वही पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। तो अगर मंदिर की मूर्ति ने जिस दिन बोल दिया, इनके भ्रष्टाचार खुल जाएगी। शहजाद, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, किन अधिकारियों ने, किन अफसरों ने और किन सांसदों ने और किन मंत्रियों ने वहां पर जमीन बनाई है। वाकई जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सत्य और तथ्य निकल के आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यह मामला आपके लिए बहुत ज्यादा फंसाने वाला है? बहुत ज्यादा फंसाने वाला। अमीश जी देखिए, ऐसा है कि मैं मूर्तियों के बोलने के लिए नहीं, परंतु न्यायमूर्ति ने बोला है। न्यायमूर्ति ने बोला लालू प्रसाद चारा घोटाले में लिप्त है। वो तो होगा लिप्त ना, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। अयोध्या में गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? मैं उस पर जवाब देना पड़ेगा। जी आ रहा हूं, उसी पे जवाब दे रहा था। आप पेशेंस तो रखिए जी, पेशेंस तो रखिए। आपके पेशेंस को क्या हो गया भाई? मैं कह रहा हूं कि जब न्यायमूर्ति पूरा आपके सामने प्रमाण देखकर न्यायालय का फैसला आए तो ये कहते हैं न्यायालय जातिवादी है। जगन्नाथ मिश्रा कौन सी पार्टी से थे भाई? पहले वो तो बता दीजिए। कांग्रेस से थे। अरे भाई अभी आपने कहा उसका क्या मतलब हुआ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी? एक सेकंड बताइए क्यों करते हैं? एक सेकंड, किसने कहा? इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा? मैंने कहा। इन्होंने क्या कहा? नहीं, न्यायालय जातिवादी मैंने कहा है। इन्होंने कहा न्यायालय के जजमेंट में हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। भाटी जी की कौन सी बातों का विश्वास किया जाए? भाटी जी ने 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया कि रामपथ अयोध्या में बहुत बड़ा सड़क में गड्ढा हो गया, पानी निकल रहा है। किसी का कोट ट्वीट किया, उनको मैंने ही जवाब देते हुए कहा यह सड़क तो ब्राजील की है, इनको डिलीट करना पड़ा। यह इनकी हकीकत है जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। जो एक सांसद फैजाबाद को बोलते हैं राजा अयोध्या है, जब राहुल गांधी बोलते हैं निर्लजता से कि राम मंदिर के आंदोलन के मूवमेंट को हरा दिया, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गीता में श्लोक में पढ़ा है हिंसा, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा गोडसे के बारे में, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। द्वारका को ड्रामेबाजी का एक शब्द नहीं निकला। अब ये हिंदू बनने के बड़ा ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे। इनको बोलिए एक शब्द नहीं बोला। लेकिन एक मेरा सवाल है, एक सेकंड अमीश जी, मेरा सवाल खत्म होने दीजिए। आपका हुआ 10 सेकंड करके ना, ये अन्याय हो जाएगा। विवेक भी वेट कर रहे हैं और सत्यप्रकाश मिश्रा भी वेट कर रहे हैं। अन्याय हो रहा है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके, राजकुमार भाटी, सत्यप्रकाश मिश्रा। शहजाद पूनावाला की इस बात के लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत जल्दी इन्होंने बीजेपी के सारे हुनर सीख लिए। जिस तरह बीजेपी गुमराह करती है, इधर उधर घुमाती है बात को। पहले तो कांग्रेस में होते थे, अभी थोड़े दिन बीजेपी में हुए, लेकिन हुनर बहुत थे। आप बोल रहे थे, नहीं बोला, सब बोला। अब जिस रामपथ की बात कर रहे हैं, वो रामपथ कई जगह से धंसा है, सारी मीडिया में रिपोर्ट है। अभी बताइए अमीश जी, बीच में हर बात में बोलते रहोगे तो कैसे? ये हर बात में ये बोलते रहेंगे। नहीं, अपनी एक किसी ने वो ट्वीट किया था, एक वीडियो डाली थी कि रामपथ में हुआ, मैंने उस पर कमेंट किया। जब इन्होंने कहा कि वहां का नहीं है तो आप मेरी ईमानदारी देखिए कि मैंने तुरंत डिलीट कर दिया। लेकिन रामपथ भी धंसा है। ब्राजील की सड़क को फिर चिल्ला रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं, देखिए फिर चिल्ला रहे हैं। ये बीच एक एक करके अपनी बात को रख। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आदरणीय श्री सत्येंद्र दास जी ने
खुद बयान दिया है कि गर्भगृह की छत टपक रही है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। की छत ये मेरा बयान नहीं है, ये सत्येंद्र दास जी का बयान है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला भ्रष्टाचार का बयान है। यही झूठ है। नहीं, ये यही झूठ है, यही झूठ है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि भ्रष्टाचार हुआ है। झूठ और सच की पहचान ये है, झूठा आदमी बीच बीच में चिल्लाता है, सच्चा आदमी चुप खड़ा रहता है। झूठ और सच की तो सीधी पहचान आप प्ले कर दीजिए। जो झूठा होगा, जितना फ्रॉड होगा, जितना झूठा होगा, उतना चिल्लाएगा बीच बीच में। आपकी बात हमने शांति सुनी, आपने बार-बार इंटरप्ट किया, मान्यवर देख लीजिए। नो, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात, ये जनता आप लोग अब शांत होइए ना। अब एनडीए की बारी है। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई है, मैं उनको राम लला के लिए, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के लोगों ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीद कर किसानों से 4 घंटे बाद 18 करोड़ में रामलला के नाम रजिस्ट्री कर दी। वो स्टोरी तो फिजर आउट कर गई थी। मतलब वो स्टोरी तो दोनों तरफ से हमले होंगे तो सुन लीजिए। दोनों तरफ से नहीं, फैक्ट बता रहा हूं। जब वो मीडिया में खबरें आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, एसआईटी से जांच कराई जाएगी। एसआईटी गठित कर दी गई, आज तक उस एसआईटी की जांच रिपोर्ट अरे आपके मामले में तो दोषियों को बचा लिया गया। कई नाम है। ओके, मैं आपका रुख करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा। सत्यप्रकाश मिश्रा, नीतीश कुमार ने हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी बात को रखा है। कई गठबंधन तोड़े भी भ्रष्टाचार के नाम पर है, और फिर जोड़े भी भ्रष्टाचार के नाम पर है, मतलब भ्रष्टाचार के विरोध में जाते हुए। लेकिन अब एनडीए सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार है या सरकार बचाना है? अमीश देवगन जी, मैं आपके प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन मैं राजकुमार भाटी जी चूंकि एक बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, समाजवादी मूल्यों के सिपाही हैं, साहित्यकार, साहित्य में इनकी गहरी रुचि, इनसे थोड़ा सा गलती हो गया है। लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले में सजा हुई, जगन्नाथ मिश्रा जी को भी सजा हुई, और लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले की जांच का आदेश नहीं दिया था। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रविशंकर प्रसाद जी, शिवानंद तिवारी जी, बिल्कुल केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह जी, उनके पिटीशन पर सीबीआई जांच का आदेश दिया। अब आइए कि क्या केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुस्तैद रहेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बात बहुत अच्छा कहते हैं, न किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं, और भ्रष्टाचार पर उनका 18 साल से एक दाग नहीं है। उनके 40-45 साल के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आरजेडी तो कहती है तेजस्वी यादव को फंसाने वाले नीतीश। नहीं, 15 पुल टपक गए। कौन बीच में बोलता है? कौन बोलता है? बोल चुके। मैं आ रहा हूं, डबल माइक लेकर आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। जिन निर्माता जिन निर्माणाधीन पुलों की दुर्दशा हुई है, उस पे जांच का आदेश मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। क्यों रहे पुल? कुछ पुल निर्माणाधीन पुल कभी पुराने भी गिरे। पुराने, उसमें एक नया चीज आया है कि जो डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग होता है, उसमें मिट्टी नीचे से बहुत ज्यादा काट दी गई, तो उस कारण पानी के बहाव, और जो कोसी से पूरा पानी आता है नेपाल से बिहार, उस बहाव में वो दहा है। तो उसमें जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और रहेगा। ओके। विवेक जी, आपका विवेक क्या कहता है इस विषय के ऊपर? पहली चीज है, एक बड़ा डिस्कशन लालू जी के ऊपर यहां पे चल रहा था, लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे थे, नारे लग रहे थे, बताइए लालू यादव करप्ट है कि नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, हमारा यह मानना है इस वक्त देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति को दिखाते हैं सिंबॉलिकली, तो वो कहना चाहते हैं कि पिछले 10 साल के जो रूल थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले हुए हैं, संविधान खतरे में है। इस वक्त एक ज्यादा बड़ा चैलेंज देश के सामने है, वो ये है कि एक अलग दिशा में देश की राजनीति और देश को लिया जा रहा था। तो इस तरीके से देखिए, अपॉर्चुनिस्ट होना गलत है। एक प्रिंसिपल स्टैंड जिसमें नीतीश कुमार जी का की मैं तारीफ करूंगा, वो एक सेक्युलर व्यक्ति रहे हैं। जब मोदी साहब आकर के एक गलत तरह की नीति को चला रहे थे, तो पहला व्यक्ति जिसने ऑब्जेक्ट किया था और जो सड़कों पे उतरा था सांप्रदायिकता के खिलाफ, वो नीतीश कुमार थे। इसमें कोई दो राय नहीं, यही द सेक्युलर मैन, और पार्टी सेक्युलरिज्म पे चलती है। लेकिन अगर आपका गठबंधन ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने पुराने गठबंधन ऑन ऑफ नहीं, ऑन ही रहा है, बीच में कभी कभार ऑफ होता है इनका गठबंधन। ओके, उसके बाद बिल्कुल मैं आपको देखिए, सेकुलर और नॉन सेकुलर का जो डिबेट है वो किसी दिन और करा लीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि सुशासन और दुशासन। तो सुशासन के प्रति हमारा कमिटमेंट है। अगर वो गठबंधन में आए, मिट्टी चोरी करने लग जाए, उनको कहा कि एक्सप्लेन करिए ये क्या आरोप आप पर लगा है। आके राहुल जी को बताया कि अरे कहिए, उप मुख्यमंत्री एक्सप्लेन करे, ये गंभीर आरोप है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं।
तो जब नहीं दिया तो हमने गठबंधन से किनारा करना उचित समझा। जहां तक लालू जी का प्रश्न है, हमने कभी किसी के साथ उसके भ्रष्टाचार के जांच पर, उसके किसी भी अदालत में चल रहे मसले पर कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया। जिस तरह कांग्रेस या अन्य पार्टी आम आदमी पार्टी के मामले को सपोर्ट कर रही थी, चुनाव में कर रही थी। अभी सुप्रिया श्रीनेत या अलग अलग प्रवक्ता फिर शुरू हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन उस समय तो कह रहे थे शराब घोटाले में जांच करो, केजरीवाल शराब घोटालेबाज है। मेरा मानना है जांच आयोग और अदालत जो कहती है इस देश में उसको विवेक, लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है। प्रॉब्लम यह है कि आप रोजगार का विषय भी उठा रहे हैं, बिल्कुल, और जनसंख्या वृद्धि भी एक विषय है, और डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा विषय है। ऑर्गेनाइजर में इसके ऊपर एक बकायदा एक बहुत बड़ा लेख लिखा गया। झारखंड हाईकोर्ट, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां करी वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज एक सच्चाई है। धर्म के आधार पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है भारत के कुछ हिस्सों के अंदर, और बड़े तौर पर हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ा हल्ला जो भारतीय जनता पार्टी मचाती आई है, रोहिंग्या, घुसपैठिए, बांग्लादेशी इमिग्रेंट यहां सेटल हो गए, वहां सेटल हो गए। मुझे बताइए, विषय नहीं है आपको लगता है? एक सेकंड, नहीं, विषय है कि नहीं है? नहीं, बीजेपी उठाती है, मतलब नहीं है ये। मैंने बीजेपी को तो कोर्ट में नहीं करा, मैंने तो झारखंड हाईकोर्ट की बात करी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करी। आप मुझे बताइए विषय है कि नहीं? सर आप बता दीजिए, रोहिंग्या क्या बोइंग में आते हैं उड़ करके इस देश के अंदर? कैसे आते हैं रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो? बॉर्डर से आते हैं। बसाता कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है? उन्हें वोट बैंक कौन बनाता है? उनको आधार कार्ड कौन देता है? इस देश के अंदर बांग्लादेशी आए, उनको पूछते हुए किसने बताया? मैं बोलूं या आप बोलेंगे? किसका वोट बैंक थे वो? नहीं, किसका वोट बैंक है आज? ये गलत है। अगर आप पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स को रोक पा रहे हैं तो आप बांग्लादेशी इमिग्रेंट को क्यों नहीं रोक पा रहे? बॉर्डर की सुरक्षा किसकी है? केंद्र के ऊपर है ना, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पे। अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? पैरामिलिट्री क्या कर रही है? वहां तैनात फौजें क्या कर रही हैं? ये क्यों आने दे रहे हैं? ये पहला प्रश्न हुआ। अरे जब बांग्लादेश, दूसरी बात, जब पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया तो बीजेपी की सरकार थी यहां पर। नहीं तो बताइए, नहीं तो बांटा गया तो क्या था? बांटा गया उसके अलग कारण थे। बांटा गया इस देश को तो उसके अलग कारण थे। ओके, शहजाद गांधी को मारा गया उसके अलग कारण थे। आपने एक चीज तो आरोपी कोई था ना, गांधी को मारा गया, देश का पहला आतंकवादी था, वो अलग कारण थे। आरोपी था ना कोई, जिसको ये समर्थन देते हैं। इस मामले में आरोपी कौन है? जिसकी वजह से इंडिया अलायंस मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए ये तो डेमोग्राफिक चेंज है, और मैं एक बताऊं व्यूअर्स, और व्यूअर्स आपके साथ बात साझा करना चाहता हूं। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज हमने आसाम के बॉर्डर एरियाज में देख रहे हैं, बंगाल के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, झारखंड के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में कुछ हद तक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। और तो और आप देखिए, नॉर्थ और साउथ के बीच में पॉपुलेशन गैप हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है, अभी परिसीमन होगा, आप देखिए कितनी हाई तौबा मचेगी हमारे देश के अंदर, क्योंकि नॉर्थ की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और साउथ की सीटें उतनी नहीं बढ़ेगी। हो सकता है केरल में एक भी सीट ना बढ़े, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी। ये जो पूरा मामला है, ये मामला आने वाले भविष्य की गर्द में छुपा हुआ है, और ये मामला बहुत बड़ा बनेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आने वाले दिनों में इसी पर चर्चा होगी और किसी पर चर्चा नहीं होगी। शहजाद पूनावाला, अब आपने लंबा बोला। शहजाद, बीजेपी की बारी है, शासन की बारी है अपना जवाब देने की। ऑर्गेनाइजर के आर्टिकल पे हम क्यों डिस्कस करें? नहीं, जो आरएसएस का तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जिक्र करा, मैं तो झारखंड हाईकोर्ट का भी जिक्र करा। ऑर्गेनाइजर के एडिटर के साथ मैं आपको झारखंड हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट का टिप्पणी भी बता देता हूं। शहजाद, डेमोग्राफिक चेंज विषय है, मैं सब पे आ रहा हूं। पहले इन्होंने संविधान की क्योंकि बात की, मुझ पे उस पर जवाब देने दीजिए। मुझे बताइए कि मोहम्मद सलीम लेफ्ट के नेता है, भाजपा के नहीं। उन्होंने चोपड़ा में, उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को तालिबानी स्टाइल पीटा गया एक व्यक्ति के द्वारा, उसका वीडियो ट्वीट किया, और उसका खंडन करने के बदले इनकी साथी तृणमूल कांग्रेस ने कहा यह मुस्लिम राष्ट्र में तो होते रहता है, और कहा महिला चरित्रहीन है। यह संविधान बच रहा था। 65 दलित तमिलनाडु में मारे गए, एलओपी वहां पे आवाज उठाने गए तो उनको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। यहां पर एलओपी उकसा रहे थे, ये संविधान बचा रहे हैं। तेलंगाना में एक किसान ने कैमरे पे आत्महत्या कर दी, ये कहते हुए कि कांग्रेस ने मुझसे वोट तो ले लिया पर मेरी जमीन हड़प ली। ये कांग्रेस और ये लोग संविधान बचा रहे हैं। पंजाब में जब खेड़ा की गिरफ्तारी होती है कांग्रेस के नेता की, तो कांग्रेस बोलती है आम आदमी पार्टी संविधान खत्म कर रही है, और कांग्रेस बोलती है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस संविधान खत्म कर रही है। कांग्रेस बोलती है लेफ्ट पार्टी विजयन जी केरल में संविधान खत्म कर रही है। मैंने विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट किया, अमीश जी मेरी बात हो जाने दीजिए, ये तरीका नहीं है। मैंने पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनी, विवेक का प्रयोग करते हुए
क्या ठीक है क्या मेरे साथ? अच्छा, ये अब आप हेलो, और मेरे स्टेटमेंट अब आपने एक बड़ा, आपकी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया संविधान हत्या दिवस का, मुझे पता नहीं। जी जी जी, अभी मैं कह रहा हूं कि आपको पता है 1975 में 25 जून को जब इमरजेंसी लगी तो राजनाथ जी, मोदी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी छोड़िए, लालू प्रसाद जी, मुलायम जी को भी जेल में डाला गया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा, और ये उनके नेता तो 19 महीने जिनको हमने पद्म अवार्ड भी दिया वो रहे थे। अब देश ने निर्णय किया है 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी अपना रुख कायम बताए कि वो इसके समर्थन में है या संविधान के खिलाफ है, बताए। जी जी, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, इसका समर्थन है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को भी जेल जाना पड़ा था। 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी तो तमाम समाजवादी पार्टी भी और अन्य समाजवादी दल भी सब उसके विरोध में थे और सब जेल गए थे। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी भी, लालू यादव जी भी, रामविलास पासवान जी भी सब जेल गए थे उसके विरोध में। और जब मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उनके लिए लोकतंत्र सेनानी पेंशन शुरू की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मिलती थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल गए थे। जो सरकार ने आज भी संविधान हत्या दिवस, आज भी हम लगातार कहते हैं, आपकी डिबेट में भी मैंने कहा 1975 में इमरजेंसी लगाने का निर्णय साथ है क्या खिलाफ है? इस देश के लिए लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा था, उसका हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। ओके, कभी भी उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने ये नहीं लेकिन बताया जो वर्तमान इमरजेंसी है वो भी खतरनाक है, वो घोषित थी, ये अघोषित आपके है। बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बात रख लूं। जब पार्लियामेंट के अंदर भारत की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि 50 वर्ष हुए हैं इसका खंडन कर रहे, तो कांग्रेस ने खड़े होकर विरोध किया। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस का इमीडिएट स्टेटमेंट आया है कि यह भाजपा की मानसिकता दिखाता है, यह गलत उन्होंने निर्णय लिया। आप कांग्रेस के स्टैंड के साथ है, खिलाफ है? नहीं, आपके जाल में तो हम नहीं फंसेंगे। ये क्या जाल है? संविधान बचाने की बात की थी आप, हमारे गठबंधन में, हमारे गठबंधन में बचाने की बात, निकल गया संविधान, वो निर्णय निकल गया संविधान, उसके हम विरोध में, हमेशा संविधान को तो बचाना था। संविधान हत्या दिवस के साथ खड़े होना संविधान को बचाना ही तो है। आज संविधान को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी से। एक और ऑडियो क्या है सवाल कि आप जैसे कि कहे कि केजरीवाल जी ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, यहाँ का मुद्दा ये था कि केजरीवाल क्या ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी आज इंडिया अलायंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे अगर ये सीट नहीं जीतेंगे तो। ठीक है, बाकी आपने कहा कि बीजेपी भाजपा पार्टी जो है आपका विधायक और सांसद चोरी कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि डिजिटल इंडिया में आप क्यों फिंगरप्रिंट नहीं लगा देते कि आपका भाजपा आपका लगातार चोरी कर रहा है, आपका कैसा ताला है? वो भी हैक कर लिया, बहुत कमजोर है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार के लिए आप कह रहे थे कि जब लालकृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा करके अशांति फैला रहे थे देश में, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा करके देश में शांति का प्रमाण दिया था इस बात का? और एक सवाल बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में जो आपने बोला महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी तो आज भाजपा के हाथ में है, लेकिन जब बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी तो देश में कैसे रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे थे। और ज्यादा दूर की बात नहीं कहूंगा, आज से कुछ दिन पहले ही, मैं भी खुद बिहार का हूं और बिहार के बारे में, आज से कुछ दिन पहले मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। बंगाल में बांग्लादेश के एक सांसद आते हैं बंगाल में और उनकी हत्या हो जाती है। स्टेट पुलिस आपके पास है कि नहीं है? उस जांच का क्या हुआ? उसके बारे में बताइए। बॉर्डर पे एक इंपॉर्टेंट बात कहने दीजिए। राजकोट भाटी को बोला गया है। नहीं, एक बात छूट जाएगी। राजकोट भाटी की बारी है। आपको पूरा मौका मिलेगा। 30 सेकंड। बिहार की प्रतिभा का लोहा मानना चाहिए। मेरे भाई ने एक ही सांस में सबसे सवाल पूछ लिए। तालियां भाई इनके लिए। आपकी तारीफ भी हो रही है भाई। अभी वो कह रहे मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ, नहीं, आपने आडवाणी जी और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी संविधान की बात चल रही थी, मुलायम सिंह जी संविधान के पक्ष में काम कर रहे थे और आडवाणी जी संविधान के विरोध में काम कर रहे थे। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म स्थल के नाम पे दो संविधानों को लगाया जाए। संविधान की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। राम की बात करना संविधान के विरोध में नहीं, किसी धर्म स्थल को तोड़ना संविधान का विरोध था। किसी धर्म स्थल को तोड़ना संविधान का उल्लंघन था। बताइए, राम जी की चित्र है संविधान में, तो राम जी के मंदिर के लिए जो आंदोलन कर रहा था वो तो हिंसक था, और जो हिंदू को हिंसक कहता है वो बड़ा शानदार काम करता है, जो गीता को हिंसक कहता है वो शानदार काम करता है।
आपसे बेहतर तो मैं मुसलमान हूं जो कहता है कि हिंदू हिंसक नहीं है। इनसे पूछे कि हिंदू हिंसक होता है बताता क्या? हूं, बताता हूं। इनसे पूछे हिंदू हिंसक होता है क्या? बताता हूं। इनसे पूछे हिंदू हिंसक होता है क्या? आपने पूछा, जवाब देंगे राजकुमार भाटी? मुझे फिर जवाब हिंसक- मैं बिल्कुल आप दीजिएगा। हिंसक वो होता है जो हिंसा करे, जो हिंसा की बात करे, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। ये कौन सा सवाल है कि राहुल हिंदू गांधी ने हिंसक तो हिंदू होता को है, बोला। मुसलमान हिंसक होता है? राहुल गांधी ने कोई मुसलमान बात- बोला क्या? बीच में चिल्लाने लगे। राहुल गांधी मुसलमान बीच में बोला क्या? चिल्लाने लगे। ए बाबा चिल्लाने लगे। 30 सेकंड जी। कोई ये कहे कि हिंदू हिंसक होता है, मुसलमान हिंसक होता है, तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, राम मंदिर के लिए आंदोलन नहीं था वो, आप हिंसक हो, वो एक धर्म आप स्थल हिंसक को हो। तोड़ने। यार क्या नहीं, अब आप ये कौन सा मुझे लग रहा है तरीका? आप तो एक- बड़े एक- समझदार आदमी हो। नहीं, आपने भी समझदारी का परिचय दिया परिचय करो। दिया, आपने भी दिया आज। उस आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, संसद ने प्रस्ताव पास किया था। क्या ये सब संविधान विरोधी थे? इसका सुप्रीम एक कोर्ट भी वाक्य, संविधान केवल विरोधी एक था। वाक्य अमीश जी, और केवल एक वाक्य, वो केवल आंदोलन one line। वो आंदोलन हिंदू मुसलमान के Only one बीच line। नफरत फैलाने के लिए। ठीक है, Only ठीक one है, line, अब only आप one बताइए line, कि only one आप line, कुछ कहना अमीश चाह रहे थे? जी। मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है। जी, एक जी। गाना सुना होगा आपने कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं ठीक है, लोग। ठीक है। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देती थी, आज साथ में खड़े हुए हैं। सर जब दिल्ली में मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल अभी जी तो ट्रॉली इलेक्शन लड़ने आए तो उन्होंने कहा अगर मान लो मैंने चोरी करी है तो जेल का जवाब वोट से दे देना। और लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे अहम होता है। 7-0 से बराबर हो गया। और सर मैं आपको कहना चाहता हूं और इनसे सवाल भी पूछना चाहता हूं, ये राम और कृष्ण जी के अनुयायी बताते खुद को कि राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई वन गेट वन फ्री। ओके ओके। नहीं, ये मैं बहुत जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन ये कैसे सनातनी हैं कि जब ये इस बार जीत कर आए, यूपी हार गए और उड़ीसा जीत गए। कहते हैं ना कि किरदार बदल जाते हैं, हकदार बदल जाते हैं, मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल लिए जाते हैं। तो पहला फिर जय श्री राम ने नहीं कहा, जय जगन्नाथ कहा, क्योंकि उड़ीसा जीते और उत्तर प्रदेश हारे। तो ये इनकी राजनीतिक सनातन हैं ये लोग। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझो, एक मिनट निवेदन है संजीव भाई, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं। देखिए हमने इंसान को बांटा, जात पात को बांटा, भगवान को तो ना बांटा। भगवान को हम नहीं बांट रहे, भगवान को नहीं, ये तो ये बांट रहे हैं जी। इनके मुंह से जय श्री राम नहीं निकला, चूंकि यूपी हार गए थे, उड़ीसा जीत गए, जय जगन्नाथ निकला था। बांट तो ये रहे, मैं नहीं बांट रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये किस तरह के सनातनी हैं और किस तरह से भगवान का इनका प्रेम है। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, आप तो राम को इंडिया से लेके इंडोनेशिया तक मानते हैं ना? हम तो हमेशा मानते रहे हैं, पर हमारे राम हमारे राम शांति प्रिय हैं। हमारे राम कभी किसी से बदला नहीं रहते, हमारे राम कभी किसी से गुस्सा नहीं करते, हमारे राम कभी किसी को बांटते नहीं हैं। ये तो उनको भी बांटने का मूर्त बना कर रख दिया। तो मेरा ये मानना है, और ये तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। एक ही बार भगवान राम गुस्से में थे जब समुद्र पार कर रहे थे, ये हमेशा गुस्से में दिखते हैं। मेरा ये मानना है कि भगवान को मानना और सनातन को मानना भी इनका छद्म रूप है। एक ये कांग्रेस पे भी एक सवाल आया, उस पे जवाब दीजिए ना। कांग्रेस पे सवाल आया कि कांग्रेस को आप ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, बिल्कुल अब समर्थन में कैसे हैं? बिल्कुल दे रहे थे। और इस देखिए अभी भी देंगे। 75 में देखिए हम अलग अलग पार्टी इसलिए बने कि हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, लेकिन बात जब जनतंत्र की आ जाए, बात जब संविधान की आ जाए, 75 में सभी पार्टियां इकट्ठा थी ना। आज भी इसी तरह से इस देश के जनतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हम सब पार्टी इकट्ठा हो गए। संविधान तो जितना चलना था चल गया। अब तो कांग्रेस की एक नेत्री है किरण चौधरी, उन्होंने ही खुलासा कर दिया कि संविधान और लोकतंत्र का कोई बहाना नहीं था, हम झूठ बोल रहे थे। तो उन्होंने खुद बोला। वो तब किए जब भाजपा में चले गए, तो फिर बोला तो भाजपा में जाते ही रूप बदल जाते हैं। भगवान में भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भगवान में फर्क कर रहे हैं, महाप्रभु और प्रभु राम में फर्क कर रहे हैं, ये आरोप है। जवाब अमीश जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे राम और आपके राम, मतलब राम अलग अलग होते हैं क्या लोगों के? राम तो मेरे हिसाब से एक ही है, बीच में नहीं। अमीश जी मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, क्या किसी में हिम्मत है, ये कहते हमारे अल्लाह और तुम्हारे अल्लाह? आपने किसी में हिम्मत है कि बोल दे कि हमारे सिख गुरु और तुम्हारे सिख गुरु, पर हमारे राम और तुम्हारे राम? मैं पूछना चाहता हूं, हम फैजाबाद की सीट हारे, पर अयोध्या की विधानसभा हम जीते, हम पूरी जीते, हम द्वारका जीते, हम इंद्रप्रस्थ जीते, केदारनाथ जीते, हम देवभूमि हिमाचल जीते, हम देवभूमि उत्तराखंड जीते, परंतु हमने भगवान में फर्क नहीं किया। इन लोगों ने भगवान और भगवान के
राम को लाए हैं, हम हमको लाएंगे। राम को कौन नहीं लगा सकता? नहीं अमित जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए मैं आपको मौका दूंगा विवेक, अपनी टर्न अमित जी, मैं बीच में नहीं जी। बोल रहा था। अमित जी मुझे ये बोल रहे थे, मुझे गुस्सा आता है बिल्कुल, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण जो है ना वो बांसुरी भी बजाते हैं और सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। आप किसी में हिम्मत नहीं है कि किसी और धर्म के बारे में बोले कि वो हिंसक है, किसी और धर्म के बारे में बोले कि गीता हिंसा का उपदेश देती है। बोल दीजिए भाई के बारे में, नहीं बोलेंगे, पर मेरे राम और हमारे राम ये सिक्का नहीं है। गीता की बात ओके। सत्यप्रकाश मिश्रा आप भी कुछ हमारे राम दो है। अगर हमें सनातन धर्म की मैं संजीव झा सनातन धर्म की ट्रेनिंग मुझे शाहजाद पूना वाला से लेना मत पड़ेगा। लीजिए मान्यता। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है। ये ठेकेदार है, हम समझाएंगे। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने दुस्साहस किया था। आपने ही कहा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कोई नहीं ला सकता। ये तो 2000 व्यक्तिगत हमने नहीं किया। आप हमें ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कहा। आ रहा हूं मैं सत्य जी आपको बता। मुझ जैसे से ये क्या सनातन सीखेंगे? शहजाद से क्या सीखेगा संजीव? जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले बड़े गए वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। आगे का आप सुनाइए, आगे का आप सुनाइए, सुनाइए आगे का, सुनाइए आगे का, सुनाइए आगे का। मैंने बोला है आप सुनाइए आगे का। आने दीजिए, हम शास्त्रार्थ भी कर लेंगे। ओके शास्त्रार्थ भी करेंगे। ओके ये है आम आदमी पार्टी के। ओके 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 ओके। शराब का नाम पूछे तो बता देते, श्लोक नहीं आता इनको। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दौर है, आखिरी दौर की चर्चा। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा जी। डमड डमड मन्निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। इसके बाद यही था। ये विविध धर्मों का, विविध संस्कृतियों का देश है। देश की राजनीति में कोई जरूरी नहीं है, पंडिताई करने नहीं आए हो आप। राजनीति हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, नौकरियां दो। ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है आना? मैं कुछ बोलना जरूरी है आना? किस लिए? ये आप कहना क्या चाहते हैं? इस देश में राजनीति करने के लिए रामायण की चौपाई आनी जरूरी है। बंद करिएगा। आप ये कहना चाहते हैं? बोलने हर व्यक्ति जिसको रामायण की चौपाई आती है वो सच्चा है, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने पूछा कि मैंने ये क्यों कहा। उन्होंने एक बात शुरू की, मैंने उसमें जोड़ दिया। मेरा मानना है कि जो भी धर्म की राग छेड़कर नफरत फैलाएगा समाज उसको नकार देता है, लेकिन कभी कभी धर्म के लोग अपने अधिकार को लेकर खड़े होते हैं तो समाज उसको भी स्वीकार करता है। हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक सवाल इस हाउस से पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर आप अपनी राय दें। क्या डेमोग्राफिक चेंज, एक एक लाइन में जवाब, क्या डेमोग्राफिक चेंज आपको विषय दिखाई देता है भारत के अंदर? सत्यप्रकाश मिश्रा स्टार्टिंग फ्रॉम यू। ये आज इससे विषय नहीं है। ये जब भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ और उस लेकिन आज विषय दिखाई दे रहा है। उस समय से लेकर अब तक है वो, इससे किसी को इनकार नहीं है। संजीव, डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा विषय है इस देश के अंदर, आपको लगता है? देखिए मुझे लगता है कि डेमोग्राफी चेंज विषय है और उस पर गंभीरता से सभी सरकारों को बात करनी चाहिए और काम करना चाहिए। केवल इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा वेरी गुड, वेरी नाइसली यू सेड शहजाद पूनावाला। क्योंकि आप सरकार में हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है भारत के सामने। ये हुआ है 60 वर्षों में, इसीलिए रोहिंग्याओं को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला गया है। और अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा तो ना डेमोक्रेसी रहेगी ना सेकुलरिज्म रहेगा। ये रोहिंग्याओं के लिए घर बना रहे थे अमानतुल्लाह खान, और रोहिंग्याओं के लिए घर बनाने का काम राजकुमार भाटी, मुझे पता है समय खत्म हो रहा है। 5 सेकंड। अगर हम जातीय जनगणना के सरकारी आंकड़ों का डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहा हूं, उसी पे बोल रहा हूं। जातीय जनगणना के सरकारी आंकड़ों का ठीक से विश्लेषण कर लें तो ये भ्रम दूर हो जाता, जिसे अक्सर फैलाते हैं सांप्रदायिक। विवेक सुदर्शन जो आरएसएस के मुखिया थे, उन्होंने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन दो होते हैं। एक नेशन होता है जिसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज मानी जाती हैं, और एक वो नेशन होता है जिसको संघ मानता है कि इट इज कल्चरल इनहेरिटेंस नेशन को माना जाता है। संघ ऑर्गेनाइजर ये लोग मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। मिथ्या क्या सिर्फ इसलिए प्रचार क्या कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी की राजनीति साउथ में नॉर्थ की ये आरएसएस का एजेंडा रहा है देश को बांटने का, और धर्म के आधार पे मैं इसका खंडन करता हूं। बचेगी, मैं इसका खंडन करता हूं। तो मैं बता रहा हूं परिसीमन होगा। सर समय खत्म हो गया है, समय यहां खत्म हो गया। और मैं व्यूअर्स बता रहा हूं जब परिसीमन होगा तो यही विवेक श्रीवास्तव हाय तौबा मचाएंगे, जब फिर बोलेंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। के साथ ऐसा हो रहा है।